आपका कहाँ है इंटरव्यू? गुड आफ्टरनून सर। नगमा, आप सुन पा रहे हैं? जी जी मैम। आपका कब है आयोग में गुड इंटरव्यू? आफ्टरनून मैम, मेरा 13 को ही है। परसों है। ठीक। यस मैम। चलिए नगमा, अपना रोल नंबर बताइए। मैम, माय रोल नंबर इज 100075। नगमा जी, आप दंत चिकित्सक क्यों बनना चाहते हैं? मैम, क्योंकि मुझे दंत चिकित्सक इसलिए बनना है क्योंकि मुझे ये ग्रास रूट लेवल पे जा करके लोगों के बारे में पता चलेगा। लोगों को क्या, रूरल सेक्टर में लोगों को क्या बीमारी हो रही है, ज़्यादा क्या परेशानी हो रही है, उससे हमें मैम इस जिसके लिए हम उन्हें अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट प्लानिंग कर करके हम उनको अर्ली प्रिवेंशन दे सकते हैं। और मैम, ये मुझे एक मास लेवल पे काम करने का मौका देगी और ये ऑब्वियसली एक जॉब सिक्योरिटी भी देगी मैम। इसमें आपने मेंशन किया है आपकी हॉबीज में है नई डेंटल तकनीक और ट्रीटमेंट के बारे में सीखना। यस सर। मुझे कोई लेटेस्ट एडवांसमेंट बताइए जो आपको फैसिनेट कर रहा है। सर, लेटेस्ट एडवांसमेंट से जैसे कि अभी डिजिटल डेंटिस्ट्री काफ़ी उसमें है, रिसेंटली एडवांस हो रहा है, जिसमें कैड-कैम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके अर्ली ब्रिज क्राउन ये सब बनाया जा रहा है हाई प्रिसीजन के साथ। और सर, इसमें लेज़र असिस्टेड थेरेपी भी हो रही है, जैसे जिंजेवेक्टोमी में लेज़र असिस्टेड थेरेपी यूज़ हो रहा है। और सर अभी रोबोट असिस्टेड अभी सर्जरी भी सर काफ़ी फेमस हो रही है, मतलब लाइक डेवलप हो रही है। और सर रिजेनरेटिव एंडोडोंटिक प्रोसीजर, जैसे कि सर पहले इरिवर्सिबल पल्पैटिस अगर होता था पेशेंट्स को तो उसमें आरसीटी कर करके हम उसे ट्रीट करते थे। पर सर अभी स्टीम ग्रोथ के मतलब लाइक स्टीम सेल से हम उसे रिजेनरेट करते हैं। तो ये रिजेनरेटिव एंडोडोंटिक्स भी सही, ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में आते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट सेटअप में आप ये सारे एडवांसेस प्रैक्टिस कर पाएंगे? जी सर। सर, गवर्नमेंट सेटअप में एक्चुअली अभी इतना भी एडवांस नहीं हुआ है सर, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सेटअप पे हमें बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ ही हमें रूरल सेक्टर में अपना काम करना होगा। बेसिक जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या बेसिक चीज़ें के साथ ही हमें पेशेंट ट्रीट करना होगा। सर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, पर ये कुछ आने वाले सालों में ये और डेवलप, ये फ्लरिश करेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी। डेंटिस्ट्री की कौन सी ब्रांच आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सर वैसे तो मुझे सारे ब्रांचेस अच्छे लगते हैं, सारे ही मुझे अच्छे लगते हैं काम करने में, मैं सारे में कंफर्टेबल हूँ। बट यस चलिए, मुझे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्शन बताओ कुछ। सर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शंस में सर जैसे कि हम उसमें टूथ फ्रैक्चर होने के चांसेस है, जॉ फ्रैक्चर, अगर हम इम्पेक्शन की सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें जॉ फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर कभी कभी मैंडिबुलरी मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी का भी फ्रैक्चर हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस सर ज़्यादा होते हैं। और एक्सेसिव ब्लीडिंग, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, कभी आप मान लीजिए कोई सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं और पेशेंट का जॉ फ्रैक्चर हो जाता है, क्या इमीडिएट स्टेप्स आप ले सकते हो उस समय? सर सबसे पहले हम अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो अगर उस टाइम पे होता है तो सर हम सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे ले डाउन करवाएंगे। पेशेंट को कंफर्टेबली हम उनको पेशेंट को बैठाएंगे और सर हम प्रॉपर डायग्नोसिस और हिस्ट्री लेने के बाद उनका कहाँ एक्सरे लेंगे। एक्सरे मैं डायग्नोसिस में आपको बता रहा हूँ कि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपसे जॉ फ्रैक्चर हो गया, एंगल ऑफ द मैंडिबल इज फ्रैक्चर। नाउ व्हाट विल यू डू? सर इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर सकते हैं, स्प्लिंट्स या आर्च वायर के थ्रू हम फिक्स कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं। इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन एंगल फ्रैक्चर में इफेक्टिव होता है? सर कंप्रेशन प्लेट्स दे सकते हैं उस केस में। तो मुझे बताइए स्टेप्स क्या करते हैं कंप्रेशन प्लेट लगाने में? सर कंप्रेशन, सर
अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। देखो, इस सिनेरियो में मैनेजमेंट से ज्यादा डिफिकल्ट होता है पेशेंट को ये चीज बताना। पेशेंट आपके पास आया एक्सट्रैक्शन कराने, और जब आप उसको ये बताओगे कि आपका जॉ फ्रैक्चर हो गया है, तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। यस सर। मान लो आप इंटरमेजरल फिक्सेशन हम कितने पीरियड के लिए करते हैं? क्या सर? सर एंटीरियर स्टिच के लिए पैरासिम्फेसिस फ्रैक्चर अगर हो गया, सिम्फेसिस फ्रैक्चर हो गया, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटरमेजरल फिक्सेशन? सर 2 to 3 वीक्स के लिए। इट्स जनरली 4 to 6 वीक्स। अब आप ये सोचो कि पेशेंट आया है आपके पास एक्सट्रैक्शन कराने, और आप 6 हफ्ते के लिए उसका जॉ क्लोज करोगे, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है। अच्छा, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक टू अवॉइड सच कॉम्प्लिकेशन? जॉ फ्रैक्चर अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हो ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन? सर हम प्रॉपर टेक्निक के साथ अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सर उसमें प्रॉपर टेक्निक का यूज कर करके कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट क्या को इन्फेक्शन, क्या होती है प्रॉपर टेक्निक? सर ऐसे कि अगर इन्फेक्शन के टाइम पे हमें बोन कट करना होता है तो सर बोन गटरिंग जब करते हैं तो बोन गटरिंग के टाइम पे हमें प्रिकॉशन लेना होता है। और सर उसके पहले भी हम बोन डेंसिटी एक्सरे के थ्रू हम सर बोन डेंसिटी उसकी वहाँ की बोन मजबूत है या नहीं है, हड्डी वहाँ की मजबूत है या नहीं है एक्सट्रैक्शन के लिए, तो सर हम वो सब भी एक्सरे के थ्रू ये चेक करते बताइए हैं। कि जब हम बोन कटिंग करते हैं, जब हम गटरिंग करते हैं, तो हम जनरली माइक्रो मोटर यूज करते हैं क्या? हम एरोटल क्यों नहीं यूज कर सकते? सर क्योंकि एरोटर हाई हीट जनरेट करता है सर, और वहाँ पे बोन नेक्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाई हीट तो माइक्रो मोटर पे होगी, एरोटर में तो कूलेंट आता है ना, आपका इरिगेशन होता रहता है। माइक्रो मोटर में आपको एक्सटर्नल इरिगेशन करना पड़ता है, राइट? बट यस एरोटर में वो वाला कॉम्प्लिकेशन भी करना, बहुत भी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो वाटर फ्लो है आपका। दूसरी बात, माइक्रो मोटर का आरपीएम बहुत कम है एज कम्पेयर टू एरोटर, तो आपकी कटिंग भी ज्यादा एफिशिएंटली आप कर पाओगे। स्टिल वी डोंट यूज एरोटर। यस बता सकते हो क्यों? सर नो आइडिया सर। नो आइडिया। सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, एरोटर में वाटर के साथ साथ हाई प्रेशर एयर भी आती है। अब जब आप उससे बोन कटिंग करोगे तो दैट एयर माइट फ्लो इनसाइड द स्पेसेस, causing a complication which is known as यस सर। surgical emphyseमा। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, पढ़ना सर्जिकल एम्फाइसीमा। सर आपकी नेटवर्क इशू। रिकनेक्ट करना पड़ेगा। सर और आवाज नहीं आ रही। ओके। आपका आपके साइड नेटवर्क इशू। सर्जिकल एम्फाइसिस। हाँ ठीक है, आपके साइड नेटवर्क चलिए सर। नगमा जी, आवाज आ रही है? नगमा जी, आवाज आ रही है? यस सर वो नेटवर्क इशू के कारण सर। और डेंटल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, इसके बारे में बताइए। सर यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है, और आयुष्मान ओरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। और सर उसमें क्या मतलब, जैसे कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम क्या होते हैं ये पूछ रहे हैं। इसके बारे में बताइए, डेंटल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। सर इसमें लोगों को अवेयर किया जाता है। नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम एक गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई स्कीम है, जिसमें हम रूरल सेक्टर्स में लोगों को जा करके अवेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उनकी स्क्रीनिंग कर करके सर अर्ली स्टेजेस पे ही, जैसे कि तंबाकू खाने से अगर कोई कैंसर वगैरह हो रहा है, या फिर हम पेशेंट को उसके लिए अवेयर करते हैं, प्रॉपर टूथ ब्रशिंग के लिए अवेयर करते हैं। और सर इसमें मैटरनल और चाइल्ड के लिए भी स्कीम्स है, और सर इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं इसके तहत।
काफी डेप्थ में मेंशन है कि ग्रामीण या जो रूरल एरिया के रूरल हेल्थ अवेयरनेस कराना। तो सबसे यस बड़ी सर। प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। अगर ट्राइबल्स एरिया में जाए तो जो उनकी स्थानीय भाषा है या तो वो समझ नहीं पाते। यस सर। तो इसके लिए क्या तरह से आप काम करेंगे? सर पेशेंट को तो हम सबसे पहले उनकी ही लैंग्वेज में, जैसे कि लेमन लेमन लैंग्वेज ही हम उनके सामने यूज़ करेंगे, कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और सर हम उन्हें मॉडल या पोस्टर्स के ज़रिए भी हम उनको समझा सकते हैं। और सर जैसे कि रूरल एरिया में क्योंकि लोग वहाँ पे इतने अवेयर नहीं हैं, तो सर वहाँ पे हम जैसे कि टूथ ब्रशिंग टेक्निक है, तो सर हम उन्हें मॉडल के थ्रू समझा सकते हैं, बड़े-बड़े चार्ट या पोस्टर्स के थ्रू समझा सकते हैं। और अगर जैसे कि सर प्लाग है, तो प्लाग में हम डिस्क्लोजिंग एजेंट लगा करके पेशेंट को अवेयर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो रूरल जो एरिया है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी भी कम है। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि वो फैसिलिटी उनको मिल जाए? सर इसमें जैसे कि रूरल एरिया में बहुत सारे लोग अभी भी अवेयर नहीं है स्कीम्स के लिए, तो हम बहुत सारे जो अभी स्कीम्स आए हैं, जैसे कि सर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही हम उनको स्कीम प्रोवाइड करवा के हम उनका फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जो रूरल जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट, तो हम उनको सर ये स्कीम्स प्रोवाइड कर के भी हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कम लो बजट में। आपने क्लिनिक वैन के बारे में सुना होगा, तो यस सर। अलग क्लिनिक वैन जो अलग अलग जगह जाकर ट्रीटमेंट करती है, यस सर। उसमें क्या ऐड होता है, क्या क्या रहता है उसमें? सर सॉरी सर, क्वेश्चन नहीं सुन क्लिनिक पाई। क्लिनिक वैन के बारे में बताइए, क्या क्या रहता है उसमें इंस्ट्रूमेंट? सर क्लिनिक में तो सबसे पहले हमें बेसिक डेंटल चेयर ही चाहिए होती है। डेंटल चेयर के अलावा सर हमें इंस्ट्रूमेंट किट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि माउथ मिरर, एक्सप्लोरर, प्रोब, ये सारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। और सर डेंटल मटेरियल जैसे कि अगर जीआईसी, कंपोजिट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सब हमें मटेरियल चाहिए होते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए स्टरलाइजेशन मशीन चाहिए होती है ऑटोक्लेव करने के लिए। तो नगमा ये बताइए, बेसिक आप मेडिसिन। नगमा ये बताइए, आप एक कोई प्रेग्नेंट पेशेंट का एक्सट्रैक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं और पेशेंट को अनइजीनेस होने लगी, तो हम किस पोजीशन में रेस्ट कराते हैं पेशेंट को? सर कौन सा मतलब सर क्वेश्चन क्या था? नॉर्मल पेशेंट है वो? एक प्रेग्नेंट लेडी है अच्छा, ओके ओके। इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सर लेफ्ट लेटरल पोजीशन व्हाई पे। नॉट सुपाइन पोजीशन? सर क्योंकि सुपाइन पोजीशन पे इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि सर हमारे इंफीरियर वीनिया वीना कावा जो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ी वीन होती है, तो सर ये सुपाइन पोजीशन पे अगर पेशेंट को लेटाएंगे तो हैवी यूट्रस के कारण वो कंप्रेस हो सकता है, और जिसके कारण सर पेशेंट में ब्रेथलेसनेस या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, चेस्ट टाइटनेस, ये सब देखने को मिलता है, इसलिए सर हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे इन होते हैं। प्रेग्नेंट पेशेंट फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आर यूजुअली contraindicated for extraction process. यस The second trimester is considered to be the safest, right? यस। Why first and third are in extraction in first and third trimester with are contraindicated? सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है बच्चों में, ऑर्गन उस टाइम पे फॉर्म ही होते हैं, तो उस टाइम पे सर हाई रिस्क होता है, तो इसलिए हम उस टाइम पे नहीं करते हैं। और सर थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि फीमेल लेडी है तो उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण हेमरेज शॉक में जाने के चांसेस हो सकते हैं, तो सर इसलिए फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करते। जगमा जी, यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बताइए। यस मैम, सॉरी मैम। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बताइए। मैम ये नेशनल हेल्थ मिशन ये गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई एक स्कीम है, ये 2005 में लॉन्च हुई थी, बाद में इसे मर्ज कर दिया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के साथ 2013 में। और मैम इसमें इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इसमें मैम लाइक अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग करके लोगों को स्टार्टिंग में ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का करवाते हैं। और मैम इसमें इम्यूनाइजेशन 2000
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 2011 के अकॉर्डिंग हाँ, अभी तो चल रही है। मैम इंदौर। आप भोपाल में रहती हूँ तो भोपाल की कोई टॉप 5 बातें बताइए। मैम भोपाल का नाम ही भोज, वहाँ पे एक बड़ी लेक है और छोटी लेक है, तो मैम वहाँ का भोजपाल लेक के नाम पे ही इनका नाम पड़ा। और मैम वहाँ पे श्यामला हिल्स है, श्यामला हिल्स के अलावा मैम वहाँ पे काफ़ी मैम वहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज वहाँ पे हब है इनका इसका। और बाकी ठीक है, आप इसको देखिएगा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है नगमा, मेरा लास्ट प्रश्न है, ये बताइए कि पैरा डेंटल कॉलेज जो है हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया? नो आइडिया मैम। पढ़ लीजिएगा ना, देख मैम लीजिए। पैरा डेंटल कॉलेज। हाँ, पहला डेंटल कॉलेज। ओके, पहला डेंटल कॉलेज आर अहमद डेंटल कॉलेज था, जो कि कोलकाता में। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर। नो आइडिया। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश में सेवा देने आ रही है ना, तो इसके लिए ठीक है। बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आपको, आपके इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट। ठीक है, आप लॉग आउट हो सकते हैं। Yes, ma'am.